नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर में दिखी भारत की आत्मनिर्भरता की झलक। भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 5 F-16 और JF-17 फाइटर जेट मार गिराए। भविष्य के लिए और आधुनिक तकनीक पर दिया जोर। डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर रहा है मजबूत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक में किया साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन। कहा, पिछले 11 वर्षों में 70% की रफ्तार से बढ़ा डेयरी सेक्टर। खादी कारीगर महोत्सव में देशवासियों से खादी के उपयोग का किया आह्वान। राहुल गांधी ने कोलंबिया में फिर दिया देश विरोधी बयान। भाजपा का तीखा हमला। कहा, सत्ता छूटने की बदहवासी में दे रहे हैं अनगलत बयान। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल को बताया भारत विरोधी शक्तियों का झंडा बरादर। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मजबूत। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 8% की दर से विकास करना जरूरी। और अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन भारत का स्कोर 300 के पार। वेस्टइंडीज के खिलाफ बढ़त 150 रन से ज्यादा की बढ़त। केएल राहुल ने जड़ा शानदार शतक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व अन्य कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। साबर भारत का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट का उत्पादन प्लांट होगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा दूध दही का सेवन किया जाता है और इसी वजह से देश के सबसे बड़े डेयरी प्लांट को यहां खोला गया है, जिससे दिल्ली और एनसीआर की तमाम जरूरतों को पूरा किया जाएगा। पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया है। अब मालूम नहीं है साबर डेयरी वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला। मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। भारत का डेयरी सेक्टर में लंबी छलांग पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश है। हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में 1 से 3 नंबर में हर साल रहता है। और आज भारत, मेरी बात ध्यान से सुनना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनकर गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। श्वेत क्रांति 2 आने वाले दिनों में देश भर में 75,000 से ज्यादा डेयरी समितियों की स्थापना होगी और इसके साथ साथ 46,000 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को मजबूत भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में खादी कारीगर महोत्सव में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पगड़ी पहनाकर गृहमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत 301 करोड़ रुपए के आरंभिक अंशदान के रूप में लाभार्थियों को चेक प्रदान किए। इसके अलावा 2200 कारीगरों को आधुनिक मशीनरी और टूल किट भी वितरित किए गए। एमएसएमई मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का विषय स्वदेशी से स्वावलंबन था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने वाली खादी आज आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। पूज्य बापू ने जो खादी की शुरुआत की, इससे देश भर के लाखों लाखों बुनकरों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया और खादी का ये मंत्र अनेक विध तरीके से हमारे देश की जनता और आजादी के आंदोलन के लिए पोषक बन गया। इस दौरान गृहमंत्री ने खादी की अनदेखी के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खादी को भुला दिया, कांग्रेस ने खादी के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। कांग्रेसियों ने खादी को भुला दिया, खादी पर ध्यान नहीं दिया। जो पुराने लोग काम करते थे वो करते गए, खादी के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया और जब प्रधानमंत्री बने तब भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोलंबिया में भारत विरोधी बयान देने पर भाजपा ने तीखा प्रहार किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि राहुल गांधी में ऐसी क्या खास बात है कि कांग्रेस में इतने धुरंधर नेता होने के बावजूद उन्हें ही विदेशों में बुलाया जाता है। राहुल गांधी जी में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसकी वजह से वहां पे उनको विदेश की यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं, जबकि कांग्रेस में एक से एक बुद्धिमान लोग हैं। चिदंबरम साहब, अभिषेक मनु सिंघवी, शशि थरूर, मनीष तिवारी और बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं। इवन जयराम रमेश, इवन उनके अंकल सैम पित्रोदा जो परमानेंट विदेश में रहते हैं, जिनकी इमेज है कि इंटेलेक्चुअल वाली, उनमें से किसी को नहीं बुलाया जाता है और राहुल गांधी जी को ही बुलाया जाता है। इवन भारत में भी किसी यूनिवर्सिटी में उन्हें नहीं बुलाया जाता है। आपने शायद कन्वोकेशंस में भी राहुल गांधी जी को जाते नहीं देखा हुआ। कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में नहीं बुलाया जाता। 2004 से 14 के बीच में उनकी केंद्र में सरकार रही, तब नहीं बुलाया जाता। फिर भारत के बाहरी जो उनको बुलाया जाता है, यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब विदेश में राहुल गांधी की जुबान फिसली हो। अभी सितंबर 2025 में जो अभी इन्होंने बयान दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो अभी आज दिया है, इससे पहले वो सितंबर 2024 में वॉशिंगटन, 9 सितंबर 2024 को अमेरिका के टेक्सास, सितंबर 2024 में वर्जीनिया, 6 मार्च 2023 को लंदन, फिर मार्च 2023 में फिर लंदन और मार्च 2023 में कश्मीर को लेकर अन्य विषयों को लेकर उन्होंने बोला है। मई 2022 में लंदन में, मई 2022 में रूस यूक्रेन के बारे में उन्होंने बोला। फिर ब्राउन यूनिवर्सिटी में मार्च 2021, दुबई में जनवरी 2019, लंदन में अगस्त 2018, मलेशिया में मार्च 2018, सिंगापुर में मार्च 2018, बहरीन में जनवरी 2018 और अमेरिका में सितंबर 2017। ये एक लंबी कहानी है जो उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती है।
भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को इस साल की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी संख्या में उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, साथ ही हवाई अड्डों और प्रतिष्ठानों पर भी हमला किया। Strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. एयर चीफ मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत के जेट गिराने की बात को मनोहर कहानियां बताया। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूं उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। वाई शुड आई टॉक अबाउट इट? हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है। वायुसेना के प्रमुख ने साथ ही बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में एक्सपोज होने के बाद पाकिस्तान अब अपने आतंकी ठिकानों को बदल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बड़े ठिकानों की बजाय अब छोटे ठिकाने बना रहा है और हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। ऑब्वियसली वो तो एक्सपेक्टेड था कि अगर उनको हम कहीं पे जाके मारेंगे तो उनको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो एक्सपोज हो गया है। सो हमें भी ऐसी खबर आ रही है कि उनके ठिकाने चेंज हो रहे हैं, एंड ये भी खबर आ रही है अभी वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर की जगह शायद छोटे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी करेंगे ताकि वो अच्छी तरह मर्ज हो सके। लेकिन अगर इंटेलिजेंस अवेलेबल है तो हमारे पास अब कैपेबिलिटी है कि उनके हम किसी भी ठिकाने में डीप इनसाइड विद एब्सोल्युटली एक्यूरेट टारगेटिंग हम उनके ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के बेहतर नियमन और ऑनलाइन मनी गेम पर रोक के लिए आईटी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग नियम 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर सभी स्टेक होल्डर्स से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। इन नए नियमों का मकसद ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में पारदर्शिता लाना और इसे ज्यादा सुरक्षित बनाना है। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में पैसों के लेन देन में शामिल होते हैं तो इसके लिए 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। खेल मंत्रालय और आईटी मंत्रालय मिलकर इनके नियमन तैयार करेंगे। ये कदम भारत को गेमिंग के क्षेत्र में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभारने में मदद कर सकता है। और बात करें बिहार की, तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि भेजी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम में बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 7,500 करोड़ की राशि की सौगात दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 1 करोड़ महिलाओं के खाते में ये राशि होगी जिससे वो स्वरोजगार कर सकेंगे। आज महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। इस प्रकार पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही, यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को
इस योजना का लाभ मिल जाए। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत राशि प्राप्त करने वाली महिलाओं ने सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इस राशि से उन्हें रोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी और जीविका अर्जित करना आसान होगा। हम सिलाई के ट्रेनिंग करने रहिए, सिलाई के ट्रेनिंग से ना हमरा 10,000 आइ मुख्यमंत्री योजना में हमरा 10,000 रुपया मिलले। हम ओइसे बहुत खुश छियै और चाहे छियै जे एकटा मशीन खरीद के और सिलाई करबै, जे आर्थिक स्थिति हमर दूर हेतै, रुपया बचतै तो हम बाल बच्चा का बढ़िया स्कूल में बढ़िया शिक्षा देबै। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि इससे पहले मुझे ना तो कोई रोजगार था, घर के अलावा कोई काम ही नहीं था। अब मुझे एक उम्मीद जगा है जो मैं इससे कुछ कर पाऊंगी, कुछ अपने लिए। मैं भी सिलाई भी करती हूँ और स्टेशनरी सामान भी रखने का कोशिश करूंगी। इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था जीविका के बारे में। हमको कोई दीदी ने बताई कि जीविका के बारे में कि इसमें क्या करना है, क्या करना पड़ता है, तब हम उसमें जुड़ गए। जुड़ने के बाद सरकार की तरफ से हमको 10,000 का लाभ मिला। तो अब हम सोचते हैं कि आगे का बिजनेस करने के लिए कुछ। सबरी समूह के सदस्य छियै, सरकार तरफ से 10,000 रुपया मिल रहा है। मेरे खाते में 10,000 रुपया आया है। इससे पहले मैं कोई काम काज नहीं करती थी, बैठी रहती थी। मैं जीविका से जुड़कर जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे पैसा मिला है। इससे मैं काम आगे रोजगार बढ़ाऊंगी। मेरे नाम है सोनी देवी, कंचन जीविका से जुड़े हूँ। मेरे खाता में 10,000 रुपया गिरा। इससे पहले कुछ नहीं कर सकते हूँ। जब आए मेरे खाता में पैसा, उससे हम बकरी पालन करेंगे। बकरी पालन करके उससे हम बच्चा को शिक्षा देंगे, परिवार को अच्छा से बढ़ाएंगे। उससे आगे भी पैसा आएंगे तो उससे आगे भी बिजनेस चालू करेंगे। नीतीश भैया और मोदी भैया से धन्यवाद है दी। और बिहार में आचार संहिता लागू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अहम कैबिनेट बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम 4 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में सभी मंत्रियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज की बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि बीते कुछ महीनों में नीतीश कैबिनेट ने आम लोगों के लिए कई लाभकारी फैसले लिए हैं। आज के बिहार कैबिनेट बैठक में भी बड़ा ऐलान हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक विकास संस्थान की ओर से आयोजित चौथे क्वार्टरली इकोनॉमिक सम्मेलन KEC का उद्घाटन किया। 5 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय अशांत समय में समृद्धि की तलाश है। सम्मेलन में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में भारत के भविष्य के लिए 2 ट्रैक निर्धारित किए हैं। पहला 2047 तक भारत को विकसित बनाना और दूसरा देश को आत्मनिर्भर बनाना है। Honorable Prime Minister has actually set the 2 track in motion. One being reaching by 2047 a position where you are able to say that you're a developed country. Vikasit Bharat. If that is one of the track, the other track is how do you reach that unless you are Atmanirbhar, unless you're self-reliant. साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सम्मेलन के परिणामों ने न केवल नीति निर्माण में बल्कि वैश्विक सम्मेलनों के आयोजन में भी हमारी मदद की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य इस बदलती वैश्विक व्यवस्था में खुद को प्रभावी ढंग से स्थापित करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण, खुली बाजार व्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग से अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो रहा है और परस्पर निर्भरता बढ़ रही है। साथ ही इस रास्ते समृद्धि की तलाश की जा रही है। Global order are shifting beneath our feet. The world that emerged after the end of the Cold War, which led to the expansion of globalization, open markets, pursuit of multilateral cooperation, now appears to be a relic of the past. For 3 decades, a contested equilibrium allowed nations to pursue prosperity through integration and interdependence. उद्योग हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने नए आवेदनों की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया है।
सरकार द्वारा बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इनमें मैन मेड फाइबर अपैरल, MMF फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। आवेदक pli.taxmin.gov.in ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन जमा करवा सकते हैं। और अपडेट लेह से। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में किंडरगार्टन से लेकर उच्च प्राथमिक विद्यालय तक सभी स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। लेह जिला मजिस्ट्रेट ने पिछले महीने की 24 तारीख से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू होने के 9 दिन बाद सार्वजनिक परिवहन के लिए मिनी बसों और अन्य वाहनों के संचालन के साथ साथ इस संबंध में भी अनुमति दे दी है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें 4 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और सुरक्षा कर्मियों सहित दर्जनों लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने अपने आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के निरंतर लागू रहने के बारे में स्पष्ट कर दिया है और लोगों को इस धारा के प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी गई है। कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के बाद कल शाम नए आदेश जारी किए गए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा कर सकती है। इससे पहले 3 अक्टूबर को चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक IIIDEM द्वारका में होगी। गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में असम पुलिस के अपराध जांच विभाग यानी कि CID की SIT ने 2 और लोगों अमृत प्रभा महंत और शेखर गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। अमृत प्रभा जुबिन की सहगायिका थी और शेखर बैंड के सदस्य थे। ये दोनों नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सिंगापुर में उनके साथ मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जुबिन की मौत के समय ये दोनों नाव में मौजूद थे। CID इससे पहले नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत और जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को भी गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में अब तक 4 लोग CID की गिरफ्त में हैं। CID ने इसमें केस नंबर 18/2025 दर्ज किया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 61(2), 105, 106(1) और 103 शामिल हैं। SDGP और SIT के प्रमुख मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा कि जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन से PM सेतु के तहत देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन कार्य का शुभारंभ करेंगे। 60,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली ये पहल युवाओं के कौशल विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। PM सेतु देश के ITI इकोसिस्टम को नई क्षमता देगा। योजना के कार्यान्वयन के पहले चरण में पटना और दरभंगा के ITI पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। PM 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार की संशोधित मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार में जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। इससे उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। PM बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही बेहटा में NIT पटना के नए परिसर का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार सरकार में 4000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 9 और 10 के 25 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 450 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल दीक्षांत समारोह में ITI टॉपर्स को सम्मानित भी करेंगे।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। आज मुकाबले का दूसरा दिन है। ताजा जानकारी मिलने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट गंवाकर 336 रन बना लिए हैं। आज भारत को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। वे 50 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद केएल राहुल 100 रन बनाकर पेविलियन लौटे। पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी जायसवाल 36 रन और साई सुदर्शन 7 रन बनाकर आउट हुए थे। गौरतलब है कि पहले दिन न्यूजीलैंड की टीम 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्डे में चल रही विश्व चैंपियनशिप में महिला 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। ये मीराबाई का इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में तीसरा पदक है। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक उत्तर कोरिया की री सोंग गुम के नाम रहा। तो मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।